हेलो फ्रेंड्स। आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आए जिसका हेडिंग है प्रिज्म। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ह्यूमन आई जो पार्ट था, ठीक है, ह्यूमन आई वाला पार्ट था, उसको हमने दो वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया। ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट थे विजन के और करेक्शन थे। ठीक है, तो उसके बाद इसका सेकंड पार्ट था चैप्टर का कलरफुल वर्ल्ड, उसका हमारा आज का पहला वीडियो लेक्चर है। और जो उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो एक दो दिन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला वीडियो लेक्चर है, ठीक है, उसको हमने प्रिज्म को दिया है। ठीक है, जिसके अंदर हम प्रिज्म के रिफ्रैक्शन फिनोमेना और डिस्पर्जन फिनोमेना देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन तो आपने ऑप्टिक्स में देख ही लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन किस तरह से होता है। ठीक है, तो प्रिज्म है वो आपने देखा ही होगा। प्रिज्म किस तरह का एक आप इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो जो उसका डेफिनेशन जो आपने देखा भी होगा, उसका डेफिनेशन ये है इसका, ठीक है, कि ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंड बाय टू प्लेन सरफेस एट एन एंगल पर्टिकुलर एंगल होगा जिसको हमने ए बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग मीडियम का मतलब कि एक मीडियम आपका ये है, ठीक है, ठीक है, और एक आपका ये मीडियम है। तो दो मीडियम हैं आपके। ठीक है, तो दो मीडियम को बाउंड कर दिया। बाउंड का मतलब इस मीडियम को आपने सेपरेट कर दिया और इस मीडियम को सेपरेट कर दिया। मतलब आपका जो प्रिज्म है उसका मीडियम क्या है, उसका मीडियम ग्लास है। ठीक है, पूरा ग्लास का बना होता है। ठीक है, और दूसरा मीडियम जो बाहर की साइड है हमारा, जिसको हमने एयर मीडियम बोला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो मीडियम अलग अलग हो गए और हमारे जो तो बाउंडेड स्टेट है, जो बाउंड है, वो मीडियम क्या है, वो है प्रिज्म का जो मीडियम है ग्लास। ठीक है, और सरफेसेस से दो सरफेसेस से बाउंड है। ठीक है, और उन दो सरफेसेस के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है जिसको हमने ए से डिनोट किया है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये इसका फ्रंट सरफेस है, वो उसका बैकवर्ड सरफेस है। तो फ्रंट सरफेस कौन सा है, ए बी सी फ्रंट सरफेस है, डी ई एफ बैकवर्ड सरफेस है। ये अपने रेफरेंस, जो अपना रेफरेंस है उसके हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो देखा होगा डायग्राम में, ठीक है, जो हमें जो डायग्राम कंसीडर करना है वो किस तरह से करना है, हमें इस तरह से डायग्राम को नहीं देखेंगे हम। जो इसके अंदर सारे ऑप्टिकल फिनोमेना देखेंगे वो सारे क्या करेंगे हम, ए बी सी मतलब क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस साइड से देखें प्रिज्म को तो हमें कैसा दिखेगा वो प्रिज्म, हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो हमें ये ए पार्ट दिखेगा, ये बी दिखेगा, सी दिखेगा। डी ई एफ है वो जस्ट इसके ए के बैक साइड में होगा, बी के बैक साइड में ई होगा और सी के बैक साइड में एफ होगा। तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, हमें इससे मतलब है। अब क्या है, आपके इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो वो पूरा सरफेस है, वहाँ वहीं से रिफ्रैक्शन होगा। तो पूरा सरफेस कौन सा है यहाँ पे, ए डी सी एफ, जो हमें ये वाला सरफेस दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस साइड भी आपको एक सरफेस दिख रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ए डी ई बी। ठीक है, तो मैं दो सरफेसेस का नाम लिख देता हूँ, ए डी एफ सी और दूसरा है ए डी ई बी। तो दोनों सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सा बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म के जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, नीचे का एक सरफेस देख रहे हो आप। ठीक है, कौन सा सरफेस, बी ई एफ सी, जो ये नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, लिख रखा है मैंने बेस ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं प्रिज्म का बेस। ठीक है, लिख देते हैं बेस। ठीक है, बेस ऑफ प्रिज्म। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, जो एंगल बना रहे हैं दो, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म जो यहाँ पे बात की थी हमने, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दो या प्रिज्म एंगल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये इसको प्रिज्म एंगल बोल दो। ठीक है, अच्छा, और आपको ये वाले एज दिख रहा होगा, ए डी एज। ए डी एज का क्या रोल है, ए डी एज है जो आपका, वो आपके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, ए डी को बोल दो रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, अच्छा, और जो हमने क्रॉस सेक्शन देखा है ए बी सी, तो इस जो फ्रंट और बैकवर्ड सरफेस है, जो फ्रंट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, तो हमने जो व्यू देखा है, हमने ओनली ये वाली साइड से व्यू देखा है इसका, कि ये वाली साइड से हमें किस तरह से दिखेगा। ठीक है, अगर इस साइड से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन इस तरह से दिखेगा, तो इसी को हमने बोला है प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, तो जो हम फिजिक्स देखेंगे सारी की सारी वो प्रिंसिपल सेक्शन से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे होगा। अच्छा, ये तो इसकी प्रिंसिपल सेक्शन की बात की, कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर हमें ऑप्टिक्स को स्टडी करना है कि ऑप्टिकल फिनोमेना जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम रिफ्रैक्शन का ही देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे। ठीक है, प्रिज्म के रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम डिस्पर्जन देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो
रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन की हमारी नीड क्या होती है? रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि एक हमारा रेयर मीडियम होना चाहिए और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? डेंसर मीडियम होना चाहिए, है ना। लाइट डेंसर से रेयर भी जा सकती है और रेयर से डेंसर भी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता भी है कि अगर कोई लाइट रेयर टू डेंसर गई, है ना, रेयर टू डेंसर मीडियम गई तो लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट बेंड किसकी साइड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, है ना। अगर रेयर से डेंसर में गई है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना। और अगर उल्टा हो जाए, डेंसर टू रेयर हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जिसको मैंने, ठीक है, वाइस वर्सा लिख दिया, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर रिवर्स हुआ तो अगर डेंसर टू रेयर की तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना आपने पढ़ा है। अब क्या है कि आपने अगर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन देखा होगा, अगर आपने जो नॉर्मल ग्लास स्लैब है, ठीक है, अगर मैं उसको ग्लास स्लैब को इस तरह से बनाऊं और आपने जब देखा होगा इसके अंदर रिफ्रैक्शन कि लाइट हमारी एक नॉर्मल के साथ में लाइट आई, ठीक है, उसके बाद में क्या कि नॉर्मल के साथ बेंड की, ठीक है, फिर उसके बाद में दोबारा की इमर्ज की, ठीक है। तो जो ये इंसिडेंट लाइट है और इमर्जिंग लाइट है, इसको हमें इंसिडेंट बोला, इसको हम इमर्जेंट लाइट बोला, इन दोनों का हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अगर इसको मैं वर्चुअली बनाऊं तो कुछ इस तरह से जाती, ये इस जा रही, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है ना। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एंगल का सेपरेशन नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में एक लेटरल शिफ्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ? वो लाइट क्या हुई? शिफ्ट हो गई है, न कि बेंड हुई है। यहाँ पे लाइट बेंड नहीं हुई है एक्चुअली में। अगर इन दोनों को देखें हम, इंसिडेंट और इमरजेंट लाइट को, ये यहाँ पे क्या हुई है? लेटरली शिफ्ट हुई है, ठीक है, लेटरल शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब जो शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे है, तो इस ग्लास के अंदर फिनोमेना कौन सा था? रिफ्रैक्शन ही था, ठीक है। और ये अपने पास जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम था वो कैसा था? स्लैब की फॉर्म में था। लेकिन अब हमारे पास जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है वो किसकी फॉर्म में है? एक ट्रायंगुलर फॉर्म की में, प्रिज्म की फॉर्म में, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो इंसिडेंट लाइट है और इमरजेंट लाइट है, क्या वो दोनों पैरेलल है या फिर वो दोनों लेटरल शिफ्ट कर रही है? तो ये चीज़ हम देखना है अभी, है ना। तो ये हमारी प्री नॉलेज है, ये हमने ऑप्टिक्स के अंदर देख लिया है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई सेक्शन, आई बटन है, ठीक है, आपके राइट हैंड साइड ऊपर की साइड आई बटन है। संजीव सर ने अब वो ये चैप्टर करवाया भी है काफ़ी अच्छे तरह से, ठीक है। मैं उसको उस आई बटन के अंदर आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बार आप ज़रूर देख लेना फिनोमेना किस तरह से होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना ग्लास स्लैब से। अच्छा, तो अब हमें देखना है कि यहाँ रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे दो हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से हैं? ये है और ये है, ए बी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा कौन कौन सा है? ए बी और ए सी, जो हम यहाँ से प्रिंसिपल सेक्शन से दिख रहे हैं। वैसे तो अपने दो हैं, ए डी एफ सी और ए डी ई बी, लेकिन अगर हमें दिखेंगे यहाँ से वो ए बी और ए सी दिखेंगे, है ना। तो वो ए डी, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, तो हम प्रिंसिपल सेक्शन में हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हमें इन्हीं सरफेसेस को काउंट करना है। इस सरफेस को क्यों नहीं देख रहे हम? इस सरफेस को इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि ये तो ग्राउंड के साथ है, टच है, यहाँ से लाइट एंट्री नहीं कर पाएगी। अब क्या है, बाकी अगर आप इस प्रिज्म को घुमा दोगे, ठीक है, आप प्रिज्म को घुमा भी सकते हो, घुमा दोगे तो ये बेस आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाएगा और वन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका बेस बन जाएगा। तो कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि है तो पूरा ग्लास का ही बना हुआ, ठीक है। तो इसका कोई सरफेस ऐसा नहीं है कि ओपेक होता है, सभी ट्रांसपेरेंट ही होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हम लाइट यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे, है ना। पहले हम नॉर्मल बना देते हैं, क्योंकि नॉर्मल बनाने से क्या रहेगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्रिज्म का नॉर्मल बना देता हूँ। जैसे ये वाला सरफेस है तो इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा? ये वाला होगा। और ये वाला सरफेस है तो इसका सरफेस का नॉर्मल क्या होगा? ये वाला होगा, जो मैंने रेड कलर से शो किया। तो ये क्या है? हमारे नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या है, इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है। अब क्या है, इंसिडेंट लाइट इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही होगी, है ना, डेफिनेटली। तो मैं मान लो कि मेरा जो इंसिडेंट लाइट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, जिसको मैंने आई बोल दिया, ठीक है। तो मेरा आई क्या है? इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। अब क्या है, सरफेस से देखोगे, सरफेस से सोचने की कोशिश करोगे तो कैसे आएगा? एक लाइट आई और इस सरफेस के साथ जो भी नॉर्मल है उसके साथ क्या एंगल बनाई? आई एंगल बनाई। समझ रहे हो? मैंने ऊपर से दिखा दिया, हो सकता है लाइट नीचे से भी आई, ठीक है। तो लाइट को मैं ऊपर से भी रिफ्लेक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, नीचे से अगर रिफ्लेक्ट करवाया तो कुछ आई इस तरह से इंसिडेंट करवाया, तो ये इंसिडेंट लाइट है, इसको बोल देते हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और मैं इस लाइट का नाम दे देता हूँ MN, ठीक है, ताकि ईजी हो हमारे लिए आगे आगे, ठीक है। MN, जो MN रे है, इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। तो रे के बारे में पढ़ा हुआ, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो MN रे इंसिडेंट रे है हमारी, है ना। तो
जो एम एन रे अब गई यहाँ से, तो हम देखेंगे कि जो एन के बाद में ये क्या करनी चाहिए, ये अब क्या होता है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम नहीं होता तो कैसे जाती, ये स्ट्रेट चली जाती, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट जानी चाहिए थी, तो ये स्ट्रेट निकलनी चाहिए, लेकिन अब ये स्ट्रेट नहीं जाएगी क्योंकि ये रेयर टू डेंसर गई है, तो लाइट क्या होगी, बेंड होगी, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड है, रूल है रिफ्रैक्शन का, तो ये क्या होगी, इस नॉर्मल की साइड बेंड होगी, तो बेंड होके कुछ क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेंड होगी नॉर्मल की साइड में, देखो थोड़ा सा बेंडिंग हुआ है, यहाँ से बेंडिंग हो गई है ना, तो ये वाला जो एंगल बना रहा है ये क्या है हमारा, आर, ठीक है। अब ये कोई सोच रहा होगा ये वाली रे और ये वाली नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ये, ठीक है, इनके बीच में भी कुछ एंगल हो सकता है, ये मैं नॉर्मल ऐसे शो कर दी है, बाकी ये रे और कोई ये रे कोई जरूरी नहीं है नॉर्मल हो, क्योंकि लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमारा आर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर हम देखें, ठीक है, और ये हमारा क्या है, फिर से नॉर्मल है, ये हमने फिर से नॉर्मल बोला, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है लाइट उस पॉइंट पे नॉर्मल। अब ये क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगी, अब ये क्या है, डेंसर है मीडियम, ठीक है, और डेंसर से रेयर के पास जाएगी, जब इसका उल्टा होगा डेंसर टू रेयर, तो क्या होगा, लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, अब क्या आएगा यहाँ अवे आएगा, तो अब ये इसकी साइड बेंड नहीं करेगी, पहले जानी चाहिए थी इधर, अब क्या होगी, इस लाइट से भी क्या हो जाएगी, अवे बेंड कर जाएगी, इधर बेंड करेगी, तो ये लाइट कैसे करेगी, यहाँ जाने के बजाय क्या होगी, अवे बेंड कर जाएगी, तो लाइट कुछ इस तरह से बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब क्या थी, एक चीज़ देख रहे हो, ये क्या है, हमारी इमरजेंट रे है, इमरजेंट रे और लाइट जो भी है, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे इस तरह से हुआ। अब एक चीज़ देख रहे हो कि जो हमारी इंसिडेंट रे लाइट है और जो हमारी इमरजेंट लाइट है या इमरजेंट रे है, इंसिडेंट रे है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसकी तरह से नहीं है, वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, अगर मैं उसको एक्सटेंड करूँ यहाँ से, इमेजिनरी एक्सटेंशन बोल रहा हूँ जिसको मैं, इमेजिनरी वो कुछ इस तरह से जा रही थी, और वो क्या होगी, जाते जाते इस तरह से फाइनली पहले इधर बैंड हुई, फिर वापस वो इधर बैंड हुई, तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, कैसे करूँगा एक्सटेंड, इसको भी इमेजिनरी एक्सटेंड कर देता हूँ इमरजेंट रे को, तो मान लो इमरजेंट रे कुछ इस तरह से एक्सटेंड हुई, तो हमारी क्या थी, ये हमारी जो थी इंसिडेंट रे इमेजिनरी कुछ इस तरह से जा रही थी, और ये हमारी इमरजेंट रे है, ठीक है, और इमेजिनरी इसको एक्सटेंड करने पे इन दोनों के बीच में कुछ एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इस एंगल को बोलते हैं डेल से डिनोट करते हैं, सिंबल याद रखना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का डेविएशन नहीं हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, लेटरल शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेटरल शिफ्ट तो यहीं हो गया था, लेकिन यहाँ पे टोटल अगर जाके देखें यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे रिफ्रैक्शन का कौन सा टाइप है, एंगल ऑफ डेविएशन टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना हो रहा है, डेल एंगल हो रहा है, और यहाँ से अगर शो करना चाहिए तो ये वाली लाइन को एक्सटेंड करो, तो ये वाला जो एंगल है डेल, वो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, वो इमरजेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट के बीच का एंगल है, ठीक है। अब क्या है कि अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है खैर, लेकिन आप थोड़ी सी ये चीज़ को ध्यान रखना कि आपको इतना मतलब क्लियर होनी चाहिए चीज़ें कि एंगल ऑफ डेविएशन है उसके बारे में सोचो कि मैं इस लाइट को, ठीक है, यहाँ से लगूँ, इमेजिन करो मैं नॉर्मल से लगूँ, धीरे धीरे इंसिडेंट एंगल बढ़ाऊँ, तो देखोगे आप प्रैक्टिकली करके भी देखोगे, अगर एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकल करके भी देखोगे, ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे तो आपका जो ये जो डेल एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये घटना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये घटना स्टार्ट करेगा, घटते 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 एक पॉइंट आएगा, उसके बाद में ये बढ़ना स्टार्ट करेगा। दोबारा से लाइन रिपीट कर देता हूँ मैं कि जैसे जैसे आपका ये इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, इसको आप बढ़ाते जाओगे, मैंने तो एक पर्टिकुलर फिक्स ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको जैसे जैसे क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में अगर मैं शो करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर एक ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को आप 12th क्लास में आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर पाओगे, ठीक है, 12th क्लास के अंदर ये टॉपिक फिर से है, ठीक है। फिर मैं एक शो कर देता हूँ ये कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एक्सिस पे रखो और इस एक्सिस पे रखो आप एंगल ऑफ डेविएशन डेल, आयो डेल का ग्राफ, तो जैसे जैसे मान लो 0 से एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टार्ट किया, मतलब पहली लाइट आपकी इस तरह से फॉल कर रही थी, ठीक है, नॉर्मल पे, अब धीरे धीरे पहले इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर पर्टिकुलर आए, फिर ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुए, बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए डेल आपका क्या हुआ, घटता गया कुछ इस तरह से,
इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, जिसको मैं आई डैश बोल देता हूँ, ये मिनिमम आ जाता है। इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से इधर बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा डेल, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन है वो पहले तो घटेगा, फिर क्या करेगा, बढ़ेगा। कुछ ग्राफ इसका इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है, यू शेप के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप आई बढ़ाओगे तो पहले तो डेल घटेगा, फिर पर्टिकुलर एक एंगल ऑफ आई के, जिसको मैंने आई डैश बोल दिया, उसके बाद में क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये डेल था, मिनिमम था, क्योंकि यहाँ वैल्यू डेल की ज़्यादा है और यहाँ मिनिमम वैल्यू हुई, इसको बोलते हैं डेल ऑफ मिनिमम, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम। और ये बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होगा, जो उस टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश होगा, ठीक है। तो मैं मान लो मेरा एक आई डैश ऐसा भी होगा जिसके ऊपर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होगा, उससे कम और उससे ज़्यादा आई पे मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। तो मेरा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल मिनिमम बोला है मैंने जिसको, वो एक पर्टिकुलर आई पे होगा, जिसको मैंने आई डैश बोला है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, उस पर क्या होता है, उस पर ध्यान रखना, वो एक प्रॉपर्टी है, वो आप +2 क्लास में पढ़ोगे कि जो ये वाली रे है जो मैंने शो की थी, ये और बेस बी सी पैरेलल हो जाएंगे। तो मतलब डेल मिनिमम के ऊपर क्या हो जाएगा, जो मैं शो कर देता हूँ एम एन, इसको मैं ओ बोल देता हूँ और इसको पी बोल देता हूँ, ठीक है। तो एम एन है ना, सॉरी एन ओ है ना, ये वाली रे, एन ओ और बी सी ये वाला बेस, ये वाले और ये वाले एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पैरेलल नहीं है, ये आर्बिट्री है, मैंने बोला भी था ये बात, है ना। तो पैरेलल कब हो जाएंगे, एन ओ और बी सी जब पैरेलल हो जाएंगे, जब क्या होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, ठीक है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जिसको डेल मिनिमम बोला है, वो कब होगा, एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू पे होगा, ठीक है। और आई के साथ में पहले तो घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। और ये आपको ग्राफ समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो भी क्यों नहीं, आप +2 के अंदर आप इसको क्लियरली पढ़ोगे, एक एक स्टेप्स को पढ़ोगे, इसमें फॉर्मूला भी बनता है, ठीक है। उसको एक एक क्लियरली पढ़ोगे इस चीज़ को, किस तरह से होता है। इस बाकायदा आप एक्सपेरिमेंट के साथ इस चीज़ को देख भी सकते हो, ठीक है। तो इसका जो हमने पहला पॉइंट नोट करना है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, आई पे डिपेंड करता है। कि पहले आई बढ़ाएंगे तो वो घटेगा, और फिर जब आई को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा कर देंगे तो वो क्या करेगा, फिर बढ़ेगा। तो मतलब जब आई हमारा लेस देन आई डैश होगा, है ना, आई डैश बोला है, तो डेल क्या होगा, हमारा घटना चालू घटेगा। जब आई हमारा ग्रेटर देन आई डैश होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होगी, तब हमारा डेल क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। पहली प्रॉपर्टी समझ में। दूसरा बात, जो एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के। जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए ये है ना, ये वाला, ठीक है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म के। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा देंगे, मतलब इन दोनों के सर्फेसिस का, जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म अलग अलग होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी होता है, ठीक है। तो जब बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ से ज्योमेट्रिकली दिख भी रहा होगा आई थिंक, कि अगर मान लो ये एंगल ए है, ठीक है, तो ये आपको ये वाला क्या दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से कुछ पॉलीगॉन दिख रहा है, चार, जिसकी 4 साइड है, ठीक है। उसको हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, खैर पॉलीगॉन बोल सकते हैं, 4 साइड जिसकी, है ना। तो पॉलीगॉन की चारों साइड का जो इंटरनल जो सम होगा 360 डिग्री होगा, पता है हमें। अब क्या है कि अगर ये एंगल ए है, ठीक है, और ये एंगल आई शो कर दिया हमने, है ना, ये एंगल सॉरी आर शो कर दिया, तो ये एंगल अगर हमारा आर होगा, ठीक है, तो ये वाला भी कुछ एंगल होगा यहाँ पे, और ये वाला कुछ भी एंगल होगा। अब क्या होगा कि ये वाले जो एंगल्स हैं आर और ये वाला एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारा, और इसका और इसका सम, जिसको मैं आर डैश बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आर डैश और आर का, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर इस एंगल को मैं ए डैश मान लेता हूँ मान लो, तो आर प्लस आर डैश प्लस ए हमेशा ही 180 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि वो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना। तो देख सकते हो कि जो आर है वो कहीं ना कहीं ए पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं अगर इसको वैल्यूज़ को इधर के लेके जाऊँ तो आर की वैल्यू हमारी किस पे, ए पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आई पे तो डिपेंड कर ही रहा है, मतलब, लेकिन जो आर, अगर मैं मान लो आई और आर को फिक्स कर दिया, ठीक है, मैंने बोला कि आई मेरा ये इसी इंसिडेंस पे होगा नॉर्मल के साथ, तो आर हमारा फिक्स होता है ना, ठीक है, आई और आर फिक्स हो गया। लेकिन आर डैश तो चेंज करेगा ए के साथ में, है ना। जैसे मान लो इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो आर डैश क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री माइनस ए माइनस आर, ये हो जाएगा। तो मैंने बोला कि आई और आर को मैंने फिक्स कर दिया, ए को मैं चेंज करता रहा, तो मैंने ए को चेंज किया तो आर डैश चेंज होगा। अगर ये आर डैश क्या होगा, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल होगा, और इसका रिफ्लेक्टिंग एंगल कुछ अलग होगा, है ना। तो आर डैश हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें मैथमेटिकली पूरा,
तो ये जो डेल है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसका भी इसके साथ रिलेशन बन सकता है, क्योंकि आर डैश है, आर डैश डिसाइड करेगा कि ये जो रे है वो कितना बेंड करे, और जितना बेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आर डैश हमारा यहाँ पे कम होगा, ठीक है, आर डैश कम होगा तो डेफिनेटली ये जो एंगल होगा डेविएशन ये भी कम होगा, है ना, और आर डैश ज़्यादा होगा तो डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, ये चीज़ है हमारा। तो यहाँ से अल्टीमेटली अगर हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि जो डेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ए, ठीक है, कि अगर हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ठीक है, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि जो हमारा मीडियम है उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डेफिनेटली होगा। मैंने ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास का मान लो जैसे मैंने 1.4 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या 1.7 है, तो अलग अलग मटेरियल के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना। तो जैसे मान लो मैंने प्रिज्म का जो मटेरियल है मैंने अलग अलग ग्लास से बनाया जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है, तो उस केस में देखेंगे जो डेल है हमारा वो चेंज हो जाएगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एन से शो कर देता हूँ, ठीक है, तो डेल हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डेल किस पे डिपेंड कर सकता है, अब एक चीज़ जो हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे डिस्पर्जन, ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कलर। कलर किसका, लाइट का। हमने इंसिडेंट लाइट की तो बात की ही नहीं कि हमने कौन से कलर की यूज़ की है, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम यहाँ पे लाइट यूज़ कर रहे हैं, रे जिसको हमने बोला इंसिडेंट रे, वो हमने क्या लिया है, मोनोक्रोमेटिक लिया है। क्या लिया है, मोनोक्रोमेटिक। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब उस लाइट का एक ही कलर है, ठीक है, सिंगल कलर। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है, ये नोट कर लो आप, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। सिंगल कलर की लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर और फिनोमेना मोनोक्रोमेटिक को डिसाइड करने के लिए और भी चीज़ें होती है, पर आप अब इस लेवल तक आप यही ध्यान रखो कि सिंगल कलर की लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। सिंगल कलर की मतलब जैसे कि मेरी लाइट अगर सोडियम लैंप है, एक सोडियम लैंप होता है, ठीक है, उसकी लाइट येलो कलर की होती है, ठीक है, तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। तो सोडियम लाइट से अगर आप इंसिडेंट कराओगे तो आपको एक रे दिखेगी इसके अंदर, तो उसमें रे दिखेगी आपको, ठीक है। और अगर मान लो लेज़र लाइट है, लेज़र लाइट होगी रेड कलर की होती है, तो अगर रेड कलर की लेज़र लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो आपको रेड कलर की लेज़र लाइट ही दिखेगी, ठीक है, ये वाली लाइट दिखेगी आपको इमरजेंट लाइट, वो रेड कलर की दिखेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, आपने जो वाइट लाइट देखी होगी, ठीक है, वाइट लाइट, तो वाइट लाइट क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती है। वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, हमें पता है ना। वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से बनी होती है, ठीक है, तो उसी 7 कलर्स के कारण वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ठीक है, सिंगल कलर की नहीं है वो, उसके अंदर 7 कलर्स हैं ना। तो वाइट लाइट अगर हम इंसिडेंस कराएं तो डेफिनेटली वो क्या है, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से तो दिखेगा हमें रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, हमें काफ़ी सारे कलर्स दिखेंगे, काफ़ी सारे कलर्स में डिवीज़न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो वाइट लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं थी, ठीक है, डिवीज़न हो गया। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फिनोमेना को, डिस्पर्जन। तो प्रिज्म हमारा डिस्पर्जन फिनोमेना भी शो कर देता है जब हमारी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती है। आई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में मोनोक्रोमेटिक लाइट को नहीं लेंगे, अब हम क्या करेंगे, जिस लाइट के अंदर काफ़ी सारे कलर हो, जैसे वाइट लाइट, तो वाइट लाइट यूज़ करके अब क्या करेंगे, हम डिस्पर्जन फिनोमेना देखेंगे। रिफ्लेक्शन में क्या था, रे का बेंड होना, ठीक है, नॉर्मल रे का बेंड होना। अच्छा, वाइट लाइट भी अगर मैं इंसिडेंट करूँ तो मेरे 7 कलर्स डिवाइड होंगे, तभी भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा। बेंडिंग ऑफ जो लाइट है, रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इंसिडेंट जो लाइट है और रिफ्लेक्टिंग लाइट है, ठीक है, उनके बीच में कुछ क्या हो, डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वो मेरा डेफिनेटली होगा, उसमें भी होगा, वाइट लाइट में भी। दोनों हमें रिफ्लेक्शन शो करेगी, लेकिन जो डिस्पर्जन है वो मोनोक्रोमेटिक हमें डिस्पर्जन शो नहीं करेगा, वाइट लाइट हमें डिस्पर्जन शो करेगा। तो वाइट लाइट हमें डिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों शो करेगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें ओनली क्या करेगा, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें ओनली रिफ्रैक्शन शो करेगा। ये हमें ओनली रिफ्रैक्शन शो करेगा, और ये हमें दोनों वाइट लाइट बोथ रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन दोनों शो करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन फिनोमेना देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब हमारा हेडिंग है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो मैं फिर से वो चीज़ें रिपीट कर दूं एक बार, ठीक है, कि दो टाइप की लाइट होती है, ठीक है, एक होती है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है ना, और एक होती है पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है,
इसको सेकंड टाइप दे देता हूँ, इसको फर्स्ट टाइप दे देता हूँ। अब होता क्या है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसके अंदर क्या होता है, सिंगल कलर होता है, ठीक है। और भी चीज़ें डिसाइड करती है, पर मैं इसको एक और कलर से ही, आपको इस लेवल तक आपको कलर से ही डिसाइड करना है, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक में क्या होता है, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। पॉली का मतलब मैनी, जैसे पॉलीगॉन्स और ये चीज़ें पढ़े हो ना, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। और मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, ठीक है। तो सिंगल कलर और मैनी कलर, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपकी कोई लाइट है, चाहे दोनों में से कोई लाइट है, ठीक है, मैंने उसको ट्रैवल करवाया, ठीक है, ट्रैवल करवाया एक मीडियम के, कोई मीडियम नहीं है यहाँ पे, मैंने नॉर्मली इसको वैक्यूम में ट्रैवल करवाया, ठीक है, एक ही मीडियम से ट्रैवल करवाता गया इसको। अब क्या हो गया, आपको यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन से कलर की लाइट है। आप बता ही नहीं सकते कि मोनोक्रोमेटिक है पोलोक्रोमेटिक है ना। आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक क्रोमेटर, पॉलीक्रोमेटर लगाना पड़ेगा उसको। उसका मतलब क्या, आपको एक ऐसा मीडियम लगाना पड़ेगा जो इन कलर्स को क्या कर दे, बाइफरकेट कर दे, इसको क्या करे, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चेंज करवा दे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा मीडियम, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मीडियम आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा, ये कलर्स क्या हो जाएंगे, या तो वो एक कलर में डिवाइड होगा या फिर वो काफ़ी सारे कलर्स में होगा, है ना। अगर सिंगल कलर हुआ तो वो क्या है, एक ही कलर में है तो मोनोक्रोमेटिक है, और काफ़ी सारे कलर्स के अंदर वो क्या है, पॉलीक्रोमेटिक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, इनको फिल्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। हायर क्लासेस में आप देखोगे भी फिल्टर्स अलग अलग कलर्स को क्या करते हैं, होता है। तो उनमें फिनोमेना क्या होता है फिल्टर्स के अंदर, उसमें यही होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। तो ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं हम, कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स क्या होते हैं, जिन कलर से वो बनी होती है लाइट। जैसे हमारी वाइट लाइट है, ठीक है, तो मैंने अगर वाइट लाइट है तो वाइट लाइट को अगर मैं एक प्रिज्म लिया, एंगल ए का प्रिज्म है ये हमारा, तो अगर इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस से करवाऊँगा तो हमें क्या होगा, वहाँ पे रिफ्रैक्शन तो दिखेगा, लाइट गई, बैंड हुई था ना, लेकिन एक यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, क्या होगा, डिस्पर्जन दिखेगा। इस सरफेस के बाद क्या होगा, हमें डिस्पर्जन दिखेगा, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है, डिस्पर्जन हमारा इसी सरफेस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रेड लाइट हमारी यहाँ दिखेगी हमें, और वायलेट लाइट हमारी कुछ हमारी यहाँ दिखेगी। तो हमें पता है कि जो हमारी डिस्पर्जन यहाँ एक पॉइंट से नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अलग और ये वाला पॉइंट, ये जो मैक्सिमम डिस्पर्स कर रही है, ये वाली लाइट यहाँ से डिस्पर्स कर रही है और ये यहाँ से डिस्पर्स कर रही है। तो जो वाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। तो यही स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। और ये मैंने बोला इन जनरल किसी भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट के लिए कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, यहाँ पॉलीक्रोमेटिक भी लिख सकते हो आप, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो हो सकता है वो पॉलीक्रोमेटिक 2 लाइट से ही बनी हो, 3 लाइट से बनी हो। यहाँ 7 कलर से कौन सी लाइट बनती है, वाइट लाइट। तो वाइट लाइट हमारी क्या होती है, 7 कलर से डिवीज़न हो जाता है। वाइट लाइट इन जनरल अपने नेचर में कौन सी है, जो सनलाइट है। सनलाइट कौन सी लाइट है, एक वाइट लाइट है, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं इसको वाइट लाइट, आप एक काम करो, सनलाइट से एक क्या करो, बीम बनाओ, क्योंकि बीम है, एक रे है ना वाइट लाइट की। एक कार्डबोर्ड लो, उसमें से आप क्या करो, एक होल करो और उससे एक बीम बना लो। बीम बना के आप प्रिज्म रखो, तो आप आगे देखोगे 7 कलर्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ये जो इन्होंने जो इसको देखा, किसने देखा, आइजैक न्यूटन ने, जिन्होंने अपने को मैकेनिक्स के रूल दिए हैं ना, आइजैक न्यूटन, हम पढ़े भी होंगे 9th क्लास में। तो आइजैक न्यूटन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने सनलाइट को ऑब्जर्व किया कि वो वाइट लाइट की होती है, ठीक है। उन्होंने एक काम और किया, वो इसके बाद देखेंगे, एक प्रिज्म को इसके आगे और लगाया, फिर वो देखेंगे क्या कैसे उन्होंने देखा, ठीक है। वो चीज़ भी देखेंगे कि उन्होंने कंफर्म कैसे किया इस एक्सपेरिमेंट को कि वो वाइट लाइट से बनी होती है। हो सकता है और लाइट भी देते 7 कलर्स, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ देख ली कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 7 कलर्स हैं, इन 7 कलर्स को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, है ना। ये पर्टिकुलर वाइट लाइट के लिए वर्ड है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर हैं, विबग्योर, जो आपने पढ़ा भी होगा, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये तो आप खैर सब जानते ही हो, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ से क्या हुआ, 2 फिनोमेना, वाइट लाइट 2 फिनोमेना दे रही है, मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट हमें 2 फिनोमेना देती है और मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें एक ही फिनोमेना देती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में हमारा क्या होता है, ओनली क्या होता है हमारा, जो हमने अभी पढ़ा पिछले केस में, रिफ्रैक्शन होता है ओनली। लेकिन जो पॉलीक्रोमेटिक है, वाइट लाइट है, उसमें क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्शन भी होगा
और डिस्पर्जन भी होगा, दोनों केस होंगे इसमें। अब देख भी रहे हो यहाँ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, रूल फॉलो कर रही है, ठीक है, स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्शन का है, साइन आई, ठीक है, जो स्नेल्स लॉ था जो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, साइन आई, ठीक है, N1 इज इक्वल टू N2 साइन आर, ये पढ़ा है ना स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन फिनोमेना। जो पिछला केस था वो इसी फिनोमेना में तो था, तो वो फॉलो तो करते ही करता है, रिफ्रैक्शन फॉलो करता ही करता है। तो अगर आप पिछला जो मैंने अभी पढ़ाया था सिंगल रे वाला, अगर उसमें वाइट ये वाला करवा के देखो तो देखो वैसा ही हो रहा है, पैटर्न तो हमारा वैसा ही है कि हर लाइट इस लाइट के साथ में, जो एक लाइट के साथ में कुछ एंगल ऑफ डेविएशन बना रहा है ना। देखो ये लाइट अगर हमारी रेफरेंस लाइट है तो एंगल ऑफ डेविएशन बना रहा है, देखो। तो मैं इसको अगर यहाँ से शो करना चाहूँ तो जैसे ये वाइट लाइट थी कुछ ऐसे जाती, अब क्या हुआ, रेड लाइट क्या होगी, कुछ इस तरह से बैंड होगी हमारी, और वायलेट लाइट क्या होगी हमारी, कुछ इस तरह से बैंड होगी। तो डेविएशन एंगल देख सकते हो, ये डेविएशन एंगल किसका है, जिसको मैं डेल आर से डिनोट कर देता हूँ, और ये एंगल डेविएशन किसका है, वायलेट लाइट का डेल वी से डिनोट करता हूँ, है ना। ये वायलेट लाइट है और ये क्या है, रेड लाइट है। तो किसका डेविएशन एंगल ज़्यादा है, वायलेट लाइट का डेविएशन एंगल ज़्यादा है रेड लाइट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका डेविएशन एंगल ज़्यादा है, वायलेट लाइट का डेविएशन एंगल ज़्यादा है देन कंपेयर रेड लाइट के, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा डिस्पर्जन किसका ज़्यादा हो रहा है, मतलब डिस्पर्जन तो पूरे लाइट्स का स्पेक्ट्रम को बनाना डिस्पर्जन है, इसका मतलब हमारा डेविएशन किसका ज़्यादा हो रहा है, वायलेट लाइट का देन कंपेयर रेड लाइट का, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, डिस्पर्जन का रीज़न क्या है, ये तो हमने देखा कि डिस्पर्जन होता क्या है, कि 7 लाइट्स के अंदर वो डिस्पर्ज कर जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर रिफ्रैक्शन फिनोमेना तो है ही, ये लाइट भी रिफ्रैक्शन कर रही है, ये लाइट भी रिफ्रैक्शन कर रही है, लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या हो रही है, वो कलर्स में डिवीजन भी हो रहा है, डिस्पर्जन भी हो रहा है। तो इन केसेस में क्या हुआ, पॉलीक्रोमेटिक में रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन दोनों होगा वाइट लाइट में, है ना। देख लिया कि हर लाइट रिफ्रैक्शन तो कर ही कर रही है, साथ में क्या हो रही है, पूरा वाइट लाइट क्या हो रही है, डिस्पर्स भी कर रही है। वाइट लाइट का कलर्स में डिवीज़न होना एक डिस्पर्जन है, और हर लाइट का बेंड होना प्रिज्म में, मतलब इस एंगल, इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाना एक पर्टिकुलर डेविएशन एंगल, वो फिनोमेना क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो मतलब ये फिनोमेना आपका क्या है, रिफ्रैक्शन है, और ये भी क्या है, एक फिनोमेना आपका रिफ्रैक्शन है। और इसके बीच में जितने कलर्स हैं, 5 कलर बचे हैं, वो सब रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन भी कर रहे हैं और वाइट लाइट से स्प्लिट भी हो रहे हैं, डिस्पर्जन भी कर रहे हैं, दोनों फिनोमेना हो रहे हैं, है ना। चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, रीज़न देखते हैं डिस्पर्जन का। तो हमने डिस्पर्जन देख लिया कि किस तरह से डिस्पर्जन होता है, ठीक है, कि रेड लाइट कम डेविएट करती है, वायलेट लाइट ज़्यादा डेविएट करती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन देखा, तो ये डेविएशन वाली चीज़ तो क्या हुई, इसका रिफ्रैक्शन है, और कलर्स का स्प्लिटिंग क्या है, डिस्पर्जन है। तो डिस्पर्जन होता क्यों है, डिस्पर्जन का रीज़न क्या है। तो हमें पता है कि लाइट के जो थ्योरीज़ हैं वो रे की थ्योरी भी है और वेव थ्योरी भी है। लाइट के जो दोनों नेचर हैं, रे नेचर है और वेव नेचर भी है, लाइट का वेव नेचर भी है। तो लाइट क्या है, तो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो अगर मैं रेड लाइट और वायलेट लाइट को कंसिडर करूँ तो रेड लाइट का ट्रैवल कुछ इस तरह से होता है वेव का, ठीक है, और जो वायलेट लाइट है उसका ट्रैवल कुछ इस तरह से होता है। अब कोई बोलेगा कि दोनों को देखते ही बोलेगा कि दोनों तो ट्रैवल वेव की फॉर्म में कर रही है, नहीं ऐसा। अगर उसको अगर ध्यान से देखो, अगर ने लैम्डा की बात की हुई, लैम्डा का मतलब वेव लेंथ, ठीक है, अगर आप वेव लेंथ की बात करो तो इसका वेव लेंथ क्या होता है, इसकी क्रस्ट टू क्रस्ट जो इनकी डिस्टेंस होती है उसको लैम्डा बोलते हैं। तो इसको मैं लैम्डा आर बोल देता हूँ, रेड लाइट की वेव लेंथ, या आप ट्रफ टू ट्रफ भी बोल सकते हो। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, एक ही बात है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको मैं लैम्डा वी बोल दिया, वेव लेंथ ऑफ वायलेट लाइट। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि लैम्डा ऑफ आर ग्रेटर देन है लैम्डा ऑफ वी, ये चीज़ है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम मोनोक्रोमेटिक्स की बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो एक सिंगल कलर के लिए जो ये फॉर्मूला रहता है, आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी, है ना। एक सिंगल कलर के लिए वैलिड होता है ना। रेड के लिए अलग होगा, वॉयलेट के लिए अलग होगा। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हर कलर, रेड कलर, वॉयलेट कलर, हर क्रोमेटिक जो चीज़ है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग होता है। अब मान लो कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बोल दिया ग्लास का होता है 1.4, ऐसा मैंने बोल दिया, जैसे 1.7 बोल दिया, ठीक है, जैसे 1.7 कंसिडर कर लो कि 1.7 बोल दिया। अब मैं वो बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर येलो लाइट के लिए, है ना, एक रेफरेंस लाइट, क्योंकि इन दोनों का जो रेफरेंस लाइट लिया जाता है वो येलो ग्रीन के बीच का लिया जाता है, वो उसके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन हर कलर, रेड कलर और वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग होगा। इसका मतलब कि जो NR होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और NV होगा वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि इस मीडियम के अंदर, ठीक है, इस मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का होता है वो ज़्यादा होता है देन कंपेयर
रेड का। इसका मतलब प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म वाले मटेरियल में या किसी मटेरियल के अंदर वॉयलेट लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो देन कंपेयर रेड लाइट से ज़्यादा होता है। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सी तो कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो अगर ये टर्म ज़्यादा है तो एन क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, है ना। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, रेड लाइट की ज़्यादा हो जाएगी देन कंपेयर वॉयलेट लाइट के। इसका मतलब रेड लाइट ट्रेवल फास्ट देन वॉयलेट वन। तो वॉयलेट से ज़्यादा कौन सी लाइट ट्रैवल फास्ट करेगी, हमारी रेड लाइट ज़्यादा ट्रैवल करेगी, है ना, फास्ट करेगी। अच्छा, अगर रेड लाइट हमारी ट्रैवल ज़्यादा जल्दी की तो अब यहाँ से देख रहे हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए रेड लाइट ने क्या किया, जल्दी ट्रैवल किया और वॉयलेट लाइट ने ज़्यादा टाइम लगाया। तो जो डेविएट की, रेड लाइट कम डेविएट की, वॉयलेट लाइट ज़्यादा डेविएट की। इसका रीज़न यहीं से निकल के आ रहा है। मतलब दोनों मटेरियल्स, मतलब दोनों कलर्स एक ही मटेरियल में अलग अलग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करते हैं। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग कलर का। तो मतलब पॉलीक्रोमेटिसिटी हमें पॉली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिनोमेना दे रहा है। पॉलीक्रोमेटिक चीज़ हमें पॉली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिनोमेना दे रहा है। तो क्योंकि अलग अलग कलर्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अलग अलग वेलोसिटी होगी। इस फॉर्मूले से अलग अलग वेलोसिटी होगी तो अलग अलग ट्रैवल करेंगे स्पीड से, तो उस हिसाब से बेंडिंग होगी। जो स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करेगा उसकी बेंडिंग कम होगी, जो स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करेगा उसकी बेंडिंग कम होगी, और जो स्पीड से कम ट्रैवल करेगा उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो वायलेट लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है और रेड कलर की वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होगी तो वो जल्दी ट्रैवल कर लेगी और डेविएट कम करेगी। तो डेविएशन ज़्यादा किसका है, डेविएशन ज़्यादा होगा वायलेट का। और मिनिमम डेविएशन किसका है, मिनिमम डेविएशन है रेड का। ठीक है, तो रेड कलर का डेविएशन मिनिमम होता है, वॉयलेट कलर का ज़्यादा होता है। यही होता है डिस्पर्जन। कभी आपने देखा होगा ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है, जैसे आप एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस की कहाँ यूज़ होती है ये डेविएशंस वाली एप्लीकेशंस। ये आपने कभी देखी होगी, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल बोर्ड्स होते हैं, वो कौन से कलर के होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। ये चीज़ देखी होगी आपने। वो रेड कलर के क्यों होते हैं, कि रेड कलर का डेविएशन होता है वो कम होता है सबसे। रेड कलर का डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन ऑफ रेड कलर वो मिनिमम होता है ना। अगर वो मिनिमम डिस्पर्जन करेगा, ठीक है, मतलब हमारे पास आंखों की तरफ कोई लाइट आई, 7 कलर्स की लाइट आई, ठीक है, एक दूर मीडियम से जिसके अंदर 7 कलर्स है, तो उनसे एक लाइट आई, तो सबसे बढ़िया कौन सी दिखेगी, हमें रेड कलर दिखेगी। रीज़न इसका, ठीक है, इसका रीज़न यही होता है कि रेड कलर सबसे कम डेविएट होती है, हमसे सबसे कम डेविएट होगी। बाकी कलर्स हमसे डेविएट कर जाएंगे, तो हमसे सबसे कम डेविएट करने वाली चीज़ हमें सबसे बेटर दिखेगी। सबसे कम डेविएट कौन सी कर रही है, रेड कलर कर रही है। डेविएशन कैसे होता है, क्योंकि डेविएशन इसलिए होता है कि हवा के अंदर, एयर के अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स एक तरह से प्रिज्म का काम करेंगे। प्रिज्म का मतलब, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन अलग होगा, वाटर का अलग होगा, एयर का अलग होगा, तो उनके कारण क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। तो एयर के डिस्पर्जन के कारण हमें कलर्स का क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, है ना। एयर क्या करेगा, डिस्पर्जन का काम करेगा, डिस्पर्जिव मीडियम का काम करेगा। जैसे जो प्रिज्म है वो क्या है, एक डिस्पर्जिव मीडियम का काम कर रहा है, यहाँ पे डिस्पर्जिव मीडियम बोल सकते हैं इसको, है ना। तो डिस्पर्जिव मीडियम का काम कर रहा है, वैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के वो डिस्पर्जिव मीडियम का काम करेगा, और हमें क्या करेगा, रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा। इसलिए हमें रेड कलर्स के सिग्नल्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास रेड कलर के सिग्नल्स, इवन जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फोग होती है ना, धुंध होती है, तभी भी हमें रेड कलर दिख जाता है, क्योंकि फोग ज़्यादा होना, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होना, डिस्पर्जन ज़्यादा होना, इवन देन हमें रेड कलर्स क्या होते हैं, शो होते हैं। इसलिए हमारे जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो रेड कलर के, और रेड कलर आप जो कभी भी देख लो, इन कंपेयर अदर कलर्स, रेड कलर्स हमें सबसे ईजिली दिख जाता है ना। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रेड कलर पर ही रहता है, हमें रेड कलर ईजिली देख सकते हैं देन कंपेयर अदर कलर्स, ठीक है। इसका ये रीज़न है। तो आज की क्लास में इतना ही था हमारा प्रिज्म से रिलेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है से इस चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर का 4th वीडियो लेक्चर होगा, और इस जो कलरफुल वर्ल्ड जो पार्ट था उसका सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेना जैसे रेनबो, ठीक है, सनसेट, ठीक है, सनराइज़, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड भी एक प्रिज्म से रिलेटेड भी एक, जैसे हमें जो रेनबो दिखती है वो प्रिज्म से रिलेशन ही है हमारा, क्योंकि एयर हमारा किसकी तरह, डिस्पर्जिव मीडियम की तरह, और रेनबो के अंदर भी 7 कलर्स होते हैं, वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हमारा।